मोर्चा मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे बीच में बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और महिला मोर्चा के प्रभारी आदरणीय भाई साहब दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच में हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं साथ ही में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आईटी प्रमुख जो आज हमारे बीच में, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके बहुत ही बिजी स्केड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला। ऐसे हमारे भाई साहब अमित मालवीय जी आज हमारे बीच में हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। मैं नीतू डबास जी से भी आग्रह करूंगी कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सोशल मीडिया की प्रभारी हमारी बहन सुजाता पाड़ी जी भी हमारे बीच हैं। उनसे भी आग्रह करूंगी कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में पधारी हैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बहन इंदु बाला जी और आदरणीय बहन दीप्ति रावत जी। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मोर्चों में मोर्चा, मोर्चों में मोर्चा, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। कुछ ही समय में हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्हें आप हमेशा टीवी पर देखते हैं और बहुत एप्रिशिएट करते हैं, आदरणीय भाई साहब संबित पात्रा जी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं आदरणीय गीता मूर्ति जी, जिनका सहयोग इस कार्यक्रम के लिए हमेशा से हमें मिला है, वो तेलंगाना महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारी बहन गीता मूर्ति जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम में तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई श्री बंडी संजय जी भी उपस्थित रहने वाले हैं। उनकी व्यस्तता के कारण आज वो इस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब से आ रहे हैं। मैं डॉक्टर शिल्पा रेड्डी से अनुरोध करूंगी कि आप बहन गीता मूर्ति जी को भी मंच पर लेकर आएं।
Social media has changed my thought process and connected me to the rest of the world. And as I started connecting, the world started accepting me as I was. Nothing could be more satisfying. ये शब्द हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो आज पूरे विश्व में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया पर सक्रिय नेताओं में से एक हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर सर्वाधिक लोकप्रिय हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और उन्हीं के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आज हमने ये कार्यक्रम की रचना करी है। इस कार्यक्रम की रचना हमारे बीच में तेलंगाना की महिला मोर्चा अध्यक्ष बहन श्रीमती गीता मूर्ति जी भी आ चुकी हैं। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यशाला का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, हमारी सभी प्रतिभागी बहनें और आदरणीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें। उत्तिष्ठ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। हमारे बीच में हमारी
हमारे बीच में तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता भाई हमारे अन्ना बंडी संजय जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका तालियों से स्वागत करें। मैं तेलंगाना महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन गीता मूर्ति जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैं गीता मूर्ति जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आज इस कार्यक्रम की सूत्रधार राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमारी प्यारी अक्का श्रीमती वाणती श्रीनिवासन जी हमारे बीच में हैं। आप यहाँ माला से बहुत यहाँ पर जो स्वागत होता है वो मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद भाग्य नगरी है और यहाँ पर मोतियों की मालाएं विशेष रूप से स्वागत में पहनाई जाती हैं। वो मोती की माला से हमारी अध्यक्ष श्रीमती वाणती श्रीनिवासन जी का स्वागत करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय भाई साहब दुष्यंत गौतम जी उपस्थित हैं। मैं सवंती जी से अनुरोध करूंगी कि वो आकर भाई साहब का स्वागत करें। मैं गीता मूर्ति जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय हमारे भाई अमित मालवीय जी यहाँ पे हैं, जिनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग बहुत प्रभावित रहते हैं कि जिस प्रकार से पूरा हमारा जो राष्ट्रीय सोशल मीडिया है, जिसके सूत्रधार भाई साहब अमित मालवीय जी हैं, उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी महामंत्री द्वय मेरे साथ काम करने वाली बहन इंदु बालाजी और बहन दीप्ति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दोनों महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और वाणती अक्का जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं। ऐसी बहनों का हमारा स्वागत हो। हमारे बीच में ये जो आज की कार्यशाला है मीडिया और सोशल मीडिया की, इसकी हमारी बहुत ही कर्मठ बहनें जो आज आपको बहुत कुछ बताने वाली भी हैं। ऐसी हमारी मीडिया की इंचार्ज नीतू डबास जी हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तेलंगाना में हम स्वागत करते हैं हमारी सोशल मीडिया की इंचार्ज जो कि उड़ीसा प्रांत से आती हैं। ऐसी हमारी बहन हमारे बीच में है सुजाता सबतपाड़ी जी। मैं अक्का को अनुरोध करूंगी, गीता अक्का जी को, कि वो उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही तेलंगाना के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अध्यक्ष और हमारे सबके अन्ना, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपने दोनों हाथों से पूरा सहयोग किया और उन्होंने फोन पर हमेशा ये बात बोली कि मैं हूं ना। ऐसे हमारे बड़े भाई, हमारे बिग बी अन्ना, यहाँ पे संजय बांडी जी का मैं चाहती हूं कि गीता मूर्ति जी स्वयं स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को यहीं विराम देते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और तेलंगाना में इस कार्यक्रम की बैठक, सबसे पहली बैठक 15 दिन पहले हुई। उसके बाद से लगातार तेलंगाना महिला मोर्चा हमें सहयोग देता रहा और ये कार्यक्रम का जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं ये देखने को मिला। मैं सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए मेरी सहयोगी बहन तेलंगाना से जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं
उनको आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो स्वागत के मीठे शब्दों के लिए यहां पर उपस्थित हों। इस समावेश में आए हुए सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस समावेश में आए हुए सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री भाग्यलक्ष्मी निवास भाग्यनगरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्र महिला मोर्चा के तरफ से आप सबको स्वागत करती हूँ। तेलंगाना ऐसा एक प्रदेश है, भारत का सबसे नया राष्ट्र है, 2014 में बना है, पर यह प्रदेश का इतिहास विशाल है। तेलंगाना बलिदानों का भूमि है। निजाम और रजाकारों का अत्याचार से पीड़ित ये भूमि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वजह से मुक्ति हुई। तेलंगाना के समृद्धि और संस्कृति का चिन्ह है रामप्पा गुड़ी। ये रामप्पा मंदिर जो है इस बार यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में पहचान गया है। बोनालू और बतकम्मा तेलंगाना का एक बड़ा फेस्टिवल है। वो बतकम्मा मीन्स बेटी बचाओ, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं वो स्लोगन, ये तेलंगाना बहुत पुराने के स्लोगन है। बतकम्मा, बतकम्मा मीन्स बतकू अम्मा। ये इतिहास से जुड़े से है। हमारे पूरे शक्ति के आराधना ये बोनालू के सेलिब्रेशंस रहते हैं। तेलंगाना में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ हैदराबाद में चार मीनार, भाग्यलक्ष्मी मंदिर, चार मीनार, गोलकोंडा किला, टैंक बंद और बहुत सारे हमारे यहाँ देखने के हैं। वैसे भी आप सबको जानते हैं लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट भंडार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये भी बहुत रेपुटेशन प्लेसेस है हमारे यहाँ। और यहाँ खाने की चीज में बताए तो हमारे हैदराबाद की बिरयानी, हर राष्ट्र में आपको हैदराबाद जो भी आए बिरयानी खाने की इच्छा लगती है, वैसा एक चीज है हमारा। भारत के सभी कोनों से इस कोरोना कालों में भी कई बाधाओं को पार कर महिला मोर्चा एक इशारे पर अपने स्वयं कार्यक्रम को बगल में रखकर पार्टी एवं देश के सेवा में हाजिर हुए मेरी प्यारी बहनों को मेरा शत शत नमन। सबसे पहले मैं हमारी प्यारी अक्का कोवई दक्षिणा के विधायक, नेशनल महिला मोर्चा के अध्यक्ष तलाईवी वनिति श्रीनिवासन जी को मेरा प्रणाम समर्पित करता हूं। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संचालन में तेलंगाना महिला मोर्चा को भागीदार बनाकर उन्होंने हम पर जो विश्वास दिखाया, इसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे।
इस जुलाई 14 को इसी कार्यशाला के बारे में जानकारी देने तेलंगाना महिला मोर्चा के प्रभारी नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुखप्रीत अक्का जी ने, दीदी जब यहाँ तेलंगाना में कदम रखी, ये प्रोग्राम शुरू हो गया। दीदी ने पूरा हमारे साथ टाइम बिछा के जो शेड्यूल बनाया, उसके लिए ये आज प्रोग्राम चल रहा है, पूरा दीदी के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। और हमारे संगठन मंत्री श्रीनिवास जी ने उस बैठक के पूरा जो शेड्यूल कैसा है, बैठक पे पूरा नाम रूप और व्यवस्था देखने में दीदी और हमारे मंत्री जी, हमारे प्रभारी जी साथ में एफर्ट्स करे। सो है इस प्रोग्राम के लिए हमारे महिला मोर्चे के सब स्टेट ऑफिस बेरर्स है, सीनियर लीडर्स है, हमारे कॉर्पोरेटर्स है, सब लोग आके हाजिर होके ये प्रोग्राम को अच्छा सक्सेस करने के लिए हमारे महिला मोर्चा के तरफ से एफर्ट्स करें। इस कार्यक्रम में जैसा स्ट्रक्चर सुखप्रीत दीदी ने किया है, हमने बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट करने के प्रयास की। हम सब ने मिलजुल कर टीम वर्क के साथ इस कार्यशाला की तैयारी की। इस प्रयास में हमको कितने नंबर देंगे, ये तो आपके ही इच्छा में है। हम सोचते हैं हम महिला इतनी आसानी से तृप्त नहीं होती है, पर हमें पता है कि आप सब हमसे बहुत प्यार करते हुए और हम अव्वल नंबर देने पास करेंगे। अक्का, आपकी इस गेस्चर में हमारे टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा है। मैं शब्दों से ये शायद प्रकट नहीं करती हूं। हम आपके इस फैसले से कितना संतुष्ट हुए, हम सदा आपके शुक्रगुजार होंगे। हैदराबाद में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी उपस्थिति में हमारी बहनों को बहुत ही स्फूर्ति मिलेंगे। मैं स्वागत करती हूं हमारे भाई श्री दुष्यंत गौतम जी, जो महिला मोर्चा के नेशनल इंचार्ज और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपके सहयोग के बिना ये कार्यशाला का व्यवस्था नहीं होते हैं। बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। मैं स्वागत करती हूं हमारी प्रिय बहन और हमारी तेलुगु राष्ट्र की बेटी श्रीमती DK अरुणा अक्का जी, हमारे साथ जो गाइडेंस देते हैं। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, अक्का को भी स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी अन्ना को, जो हर कदम पर हमारी रक्षा करते हुए पार्टी को राष्ट्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में आज तेलंगाना में बड़ी संख्या में महिलाओं के बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उसके लिए मैं अन्ना को यहाँ मंच पर स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी भाई जिन्होंने रोज से हमें टीवी पे पार्टी के सभी कार्यों का सूचना देते हैं और हर एक डिबेट में अपोजिशन पार्टी को नाक काटने की कोशिश करते हैं। हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन माननीय संबित पात्रा जी आने का है, अभी 10 मिनट में ये प्रोग्राम में आने वाले हैं। भाई का भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं श्री अमित मालवीय जी का, जो हमारे पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया इंचार्ज है और IT सेल का कन्वीनर है। इन्होंने मोदी जी को डिजिटल इंडिया के सपनों में साकार करने के लिए बहुत कोशिश करी है और इसके अंतर्गत आज के कार्यशाला का प्रबंध भी किया है। मैं स्वागत करती हूं हमारे प्यारे बहनों का, सुखप्रीत दीदी जो महिला मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी जी और तेलंगाना के प्रभारी जी है, और बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं होता अक्का के बिना। इंदुबाला दीदी जी ने राज्यसभा की MP है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। दीप्ति रावत दी जो हमारी दूसरी जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इस कार्यशाला के प्रबंध में भाग लिया है। मैं स्वागत करती हूं आज की महिला मोर्चा के नेशनल मीडिया इंचार्ज नीतू दबास जी और हमारी नेशनल सोशल मीडिया इंचार्ज सुजाता पादी जी का, जो आज आपके भी ट्यूटर भी हम बनेंगे। मैं आशा करती हूं इस कार्यशाला में जो कुछ हम सीखेंगे उसे हम कार्यचरण में लाकर भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाएंगे। मैं आभार प्रकट करती हूं हमारे प्रभारी बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट और चिंतला रामचंद्र रेड्डी जी और हमारे संगठन मंत्री जी श्री मंत्री श्रीनिवास जी, जो इस कार्यक्रम में आदि से लेकर आज तक निर्विराम कृषि किए हैं। इनके प्रोत्साहन से हमारी टीम, सीनियर्स, कॉर्पोरेटर्स, ऑफिस बेरर्स, जो भी हमारे महिला मोर्चे के बहनें पूरे मिलकर कार्यक्रम
कर पाए। मैं वनती अक्का से हमें ऐसे प्रोग्राम लगातार बनाने के अवकाश दे दीजिए बोल के रिक्वेस्ट करते हुए सभी बड़ी बहनों को और मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद करते हुए मेरा संभाषण क्लोज करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गीता का। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट और साथ में तेलंगाना का जाना माना नाम, तेलंगाना की नेत्री, तेलंगाना की बेटी श्रीमती DK अरुणा जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। मैं बहन गीता मूर्ति जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। साथ ही मैं गीता मूर्ति जी से अनुरोध करूंगी कि वो सभी अतिथियों का बैग देकर और उसमें से जो फोल्डर है वो आप निकाल कर सभी अतिथियों को सौंपें। ये पका बैग पकड़ा दीजिए जी। बहुत जल्द ही हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संबित पात्रा जी भी उपस्थित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम की सूत्रधार, इस कार्यक्रम को रचने वाली और आदरणीय माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से प्रभावित होकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाली और जितना गीता मूर्ति जी ने मेरे बारे में कहा है वो मैं जिनको पूरे का पूरा समर्पित करती हूं, ऐसी हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वाणिती श्रीनिवासन जी, जिन्हें हम प्यार से अक्का कहते हैं, उनको मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूं। Respected our National General Secretary and Prabhari of Mahila Morcha, Shri Dushyant Gautam ji, and our National Vice President, Srimati DK Aruna ji, and our Telangana Tiger, Anna Bandi Sanjay Garu ji, and National Convener of Social Media, respected Shri Amit Malviya ji, and my General Secretaries, Srimati Supreet Kaur ji, Srimati Indubala Goswami ji, and Srimati Deepthi Rawat, Srimati Sujata Padi from Orissa, she is a social media convener, and Miss Neetu Dabas, she is a media in charge, and my sisters who are all assembled here, and very importantly, the state presidents of Mahila Morcha Telangana, Srimati Geeta, my namaskaram, vanakkam to all and the one who are assembled here. Normally in our party, when we are giving the responsibility in the morcha, whether it is national level or at the state level, normally what the general expectation of the people is that whether I will get a vice president or general secretary or secretary. But slowly, in the last 10 years, people started asking whether social media could be given to me.
So that kind of an importance is being given to the social media in charges or the conveners in the party. That's why after announcing the national team, early July, in the first week of July, we had organized a national office bearers meeting with the state presidents of Mahila Morcha. Then after that, within this month, we have called all the social media and media in charges for this national workshop. And for this national workshop, not even your state presidents are attending. You are attending this national workshop. You must understand the importance of this position. Why it is happening? See, in our country, last 2019 parliament election, we had 13 crore new voters, first time voters in our country, in which 1.3 crore voters are between the age of 18 to 90. And you are well aware that how younger generation are using the internet or how they are using the social media platforms. So it is an imperative on the any political party of this country to connect with the younger generation. They have to use social media platforms. And that too, India is being the second largest country which is using the internet. It is more than 700 million people are using internet, in which 75% of the people are using the internet through mobile phones, that is smartphone. It is being the situation, connecting with the people, spreading the ideology of the party, building the party at grassroots level from panchayat to parliament. So everywhere the people participation with the party and the governance is very important. At this juncture, social media is an important tool to connect with the people. That's why we thought that Mahila Morcha has to organize, has to train our in charges, conveners. For what the training? Here in the political party, everybody is having an aspiration, whether we would become a corporator or MLA or MP or minister or some important party position. But more than that, we in BJP, we see that in social media platform, the women in particular, we should be the voice of voiceless women of this country. That is very important. Sisters, why so much of importance being given to social media nowadays? It is not only in India. I would like to tell you, 10 साल पहले in Tunisia, छोटी Facebook group has posted a छोटी post है. It's all nothing a big deal. Just a small post which is telling about how they are lacking the basic amenities of that area, how they are being denied an access to a good education or a health care or some infrastructure issues. In Tunisia, that small group have posted in the Facebook, they have invited the people to assemble in a particular place at a particular time. Sisters, you won't believe, I don't know how many of you heard about the Arab Spring. It has started as like a people's movement. It has spread across the Middle East country. It is almost more than 7 or 8 countries. Lakhs and lakhs of people have gathered for a particular cause. And without any particular organization, without a structured organization, without any leader, the people on their own, they started coming together for a particular aim or a goal to achieve that. They have used the social media platforms, those days only Facebook. And some of the elected democratic governments,
They were unable to handle those kind of an agitations in those countries. And also I would like to tell you about even our country's example. I am from Tamil Nadu. In 2015, there was a huge flood in Chennai. So the lakhs and lakhs of people, they were unable to get the basic essential like food or electricity or a good drinking water. I would like to share with my personal experience with you. See, the previous day there was a huge rain, and we came to know that in some of the areas the people started moving from the day, and they started taking shelter in the government offices and the schools or colleges, whichever is nearby situated. Then the next day morning, we, a group of people, we started a community kitchen. We prepared for nearly 1,000 people, some khichdi, upma or pongal. Then we immediately went to those places and we started distributing. Immediately our people, they started taking photo and sharing it in the Facebook, on Twitter. You won't believe, I think here everybody have an experience, that kind of an experience with you as being a political party office bearer. Within 24 hours, the people who are unknown to us, who are not at all connected with a political party or with a BJP, they started sending messages saying that we would like to do something for this. We would like to give the food packets. We would like to give the medicine. We would like to send the blankets. It is not only across the state, and even the nearby states, they have started sending the materials to the Chennai people. And this is how, through the social media platform, the people nowadays, they are facing the natural calamities. To overcome those difficulties, nowadays the social media platforms are playing a very important role. And in 2017, one more incident. In Tamil Nadu, there is one traditional cultural event of Jallikattu is there. Jallikattu means bull damming. UPA period, they have included the bull in the performing animals list. In fact, all along, BJP has supported to perform Jallikattu. It is somehow, it's interlinked with the religion, our cultural and farmers. But unfortunately, Supreme Court has rejected, saying that it upheld the order of the UPA central government those days. Then after our government came into power in 2014, our Honorable Prime Minister, he has removed the bulls from the performing animals list. Then immediately the animal rights activists, they went to Supreme Court. Because it is between the government and the court. Then again court has said, oh, already our order is there. Again this government is making this kind of an order, we won't allow it. Then again they have rejected it. And we don't know what to do that. The people are getting agitated because the days are coming. Normally it takes in the month of January first week, in and around Sankranti period. The whole month they used to do this Jallikattu in rural parts of Tamil Nadu. Then somehow the youth and students, they got agitated. In Chennai, we have a wonderful, beautiful beach, the second world largest beach, Marina Beach in Chennai. A group of youngsters and students, they gathered near Gandhi statue of Marina Beach, and they started shouting slogans, and they were keeping the posters with them that we want Jallikattu. Under that small group, they started putting the videos in the Facebook, they started doing live in the Facebook. On seeing that, within 24 hours, thousands of youth and students have gathered in Marina Beach. At the time, the state government is willing to do this, the central government is also supporting, and nobody knows how to find a way for that. And in fact, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has tweeted in favor of Jallikattu. In spite of that, we don't know what to do, and the numbers are growing. In each hour, the thousands of people are coming inside Marina Beach. They are not at all vacating. They are sitting there. They were sleeping there. They were eating there. And it slowly spread
the entire state, the agitation has started in various district headquarters. And it has gone to other countries also. Wherever the Tamil community were living, immediately they have started the agitation in front of the embassy or some important places by holding agitation, by keeping the posters with "We want Jallikattu." So at one stage, the state government have realized and the central government has advised that the state government has to enact a new law for that, then only it could be done. There is no leader, no organization. See, Geeta Ji is organizing and conducting a chain of BITEX to organize this event. The two people who are attending, around 100 people. But lakhs and lakhs of people are gathering in a particular place without any organized structured way, but for a particular cause. This has happened only because of social media. And now the people started putting their post, whether it is for their basic communities in a village panchayat, a local panchayat resident can tweet saying that, "Sir, we did not have a drinking water today," and tagging with the corporation commissioner and district collector, or sometimes the local MLA or MPs. And in that way, I would like to tell you here, 2014, it's a very crucial stage for BJP. When our Prime Minister has contested election, all the main medias, how they were seen BJP, how they have seen our Prime Minister is known to everybody. But our Prime Minister has taken the social media in his hand. And with the help of the social media, we could able to form our government in 2014. And we would show the world how effectively the social media platforms can be utilized by the political party to capture power. We are here to connect with the people in whatever way that is possible, whether it is a party work or taking up the message of our leaders or taking up the programs of the government to the common people. And everywhere, everybody is somehow being attached with the social media platforms. Now it is our job is to how to take advantage of the social media platforms. In modern day politics, it plays a very crucial role. So we are here to take advantage of that. Take the opportunity of this position. How to develop the party. How to take up the programs of the Honorable Prime Minister to the people. And recently, Nidhi Aayog has conducted a survey. They have taken up this Poshan Abhiyan. It is one of the big nutritional program of the central government. They have selected some of the states where the poor nutrition was there, and in which they have found through voice message, the program has reached from 9% to 13%, only through voice message. And because of the social media posts, particularly with the Facebook, because a lot of women are using the Facebook, and the teenagers now they are shifting from Facebook to Snapchat or YouTube or Insta. But at large, the women are using the Facebook. And Poshan Abhiyan has reached, because of the Facebook, from 13% to 22%. So it is a very big impact that has been created. Particularly, the Nidhi Aayog has assessed the impact of a social media only for that particular program. You just imagine about hundreds of programs of Honorable Prime Minister. How effectively we could communicate with the people, particularly with the women. And in our areas also, sometimes the people are coming with some of the demands. Recently, last month, I had an experience on girl Mitra. Her name is Mitra. She is 1.5-year-old girl. She is diagnosed with some spinal disorders, for which they need a life-saving drug at the cost of 16 crores, for which the government is imposing the import duty of 6 crores. The poor people from the rural area, they don't know how to collect that such huge money, how to approach the government to waive the import duty.
Then some of the friends of them, they formed a small group. They started putting with a hashtag of Save Mitra. And this is the kind of a disease she is undergoing, that we need this life-saving drug, which is cost around 16 crores. You just please donate to this parent's account. They started a campaign with hashtag with the Save Mitra Life. And you don't believe, within 30 days, 16 crores have been collected by the parents. And immediately they are approached us, saying that, Madam, you are in a central government, I mean your party is there, you just help us to waive that import duty. Immediately we have taken their appeal and tweeted tagging the Prime Minister and Finance Minister and Health Minister. Within 24 hours, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman Sumoto took the cognizance of the tweet, and within next 24 hours the parents have been contacted by the ministry official, and finally 6 crores import duty has been waived by the central government. This is the power of the social media. And some of us, and some of the time we say that, Akka, I am working in the party for 20 years. I am doing lot of work in the party. Nobody is looking for me. I mean, nobody is giving some post in the party. And I am doing this work, that work, everything. With a big, big book, they are submitting the report. Sisters, I am telling you the very simple technique of please be active in social media. Whatever work that you are doing, you just tag with all the senior leaders, important office bearers of your work. You need not tag from Narendra Modi ji to our Mandal President. Whoever is, I mean the person who is looking after your work, who is observing you, you just tag them. And you just, whatever work you are doing or whatever pravas you are doing, just tag them. Nowadays, it is need not the district president has to recommend you. It is not, those are all the days. Only the state president will tell about our work to the national leadership. But even a Mandal president of Mahila Morcha or Mandal president of social media or whatever, whoever it is, when they are just tweeting, tagging the important leaders, immediately their work will be known to the person, whomever you want. But sometimes when we are asking the people for some position, sir, this lady is, every day she is tweeting 10 tweets. Every day she is posting 50 photos in the Facebook. Whether she is acha karyakarta? Sometimes we are getting the reply, no ji, she is a Facebook karyakarta. Only doing work in the social media. Some kind of comments that would come. But you need not worry about that, because I am telling you, you are for that work only, you are sitting here. Your work is how to take up the party's ideology and work and about the government programs. And how Mahila Morcha is working at the grassroots level. It is need not be a verified handle has to be retweeted. It is not the case. In recent local body election in Kerala, Mahila Morcha Karyakartas, they were drawing lotus on the wall. Our respected Sandoji has tweeted that, saying that how our Mahila Morcha workers are taking the lotus to each and every village of Kerala. The content is in such a way that the people understand that they are doing a real work for the party. That's where that our uniqueness has to be shown. Here the media in charge is also here. Social media and media are the two sides of same coin. Yes, of course, nowadays, every person with a smartphone is a channel. They can post whatever it is. They can post whatever they want. There is no restriction at all, except in some of the cases, the platform itself, they block or they request us to remove the content, everything. That happens very rarely. But media is a fourth pillar of our democracy. Even now, the media news is being respected by the people. For what? The authenticity of a news. Because they all are working within the systematic organization, in the sense that even if suppose today a media is posting something that is not factual, it is not a true news or false news, immediately we can send them a legal notice and we can bring them to the forum to get justice.
But social media is not like that. It is very difficult. Even then we are having certain laws, but it is very, very difficult to get justice for anything that is being done by some of the people. But media is considered a very important medium to connect with the people, and it is being seen as an authenticity, unbiased news and real facts. Some of the reputed media houses are enjoying that kind of that respect, that they would create a perception about leader or the party. That's why we normally say that people would say that the media can form the government, they can topple the government. How the media conveners here to tackle the media, how to connect with the media houses, how we have to conduct ourselves, how the media convener, whether they have to pose in front of all the photos or how to write the press note. These are all the lot of things that in the coming session you are going to know about all those things, how we have to conduct our work. Passing the information, circulating the information among the people, and percolating the news about our leader and the party. It is an one part. Equally important is to counter the misinformation and false propaganda of the opponent political parties is also very important. We all knew that how our Congress leader Rahul Gandhi has tweeting. See, inside the parliament, an elected government is giving the statistics about the death of COVID cases. He is not ready to believe that. He is quoting some of the news agencies has published in the foreign soil. He is quoting that news report and saying that, oh, these are all the deaths in this country. When this kind of this Congress people, leaders, or like our political opponents are trying to demolish the trust that has been established between the people and government, then our work is very, very important in this. How to counter that? To identify, to find out a true news itself is the biggest challenge of this modern race. In these circumstances, how we are going to take up these challenges as well as the opportunities, how we are going to build the party's image, because through social media and media, within a day, even within an hour, they could able to demolish the image and goodwill being generated by the leader or the party for over more than a decades. In that is being the situation, how we have to equip ourselves is a question. So friends, sisters, I think till evening we are having lot of sessions, and all important office bearers here are going to train us in media and social media. And as far as Amit Malviya ji is concerned, he is one of the pioneer in party social media work. So we must thank him, because all the way from Delhi, he has come to Hyderabad to train our Mahila Morcha sisters. And also I would like to thank Bandi Sanjay Garu Anna. When we were telling about that, Anna, we would like to conduct a national workshop in Hyderabad. Immediately he agreed and he made a very good arrangement for us. So we must, on behalf of Mahila Morcha, we would also like to thank him. And our Prabhari, our elder Anna. Bhaiya means here Anna. Hereafter we are calling our Dushyandi as Anna, Dushyant Anna. So like elder brother, he is guiding us. And whenever Mahila Morcha is approaching for his advice or guidance, immediately he is helping through his vast experience in the party. So on behalf of all of us, we must also express our sincere thanks and gratitude to Dushyanji. And we as a team of Mahila Morcha, we will take up the work of social media and we will train our sisters. We will take our party to the newer heights. All the best. Congratulations for the new office bearers. I know that more than 80% who are all sitting here, who have been appointed only in the last week. That has happened, as far as some of the states are concerned. The state president, they were telling, no, I don't want to give my social media, because for all these years, my son was handling that, my daughter was handling that. But somehow now the new office bearers, conveners have been appointed from the states.
So my congratulations to one and all here. So thank you so much for the organizing team also here. Thank you so much. बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you so much, Vanati Akka, for an enlightening and informative speech. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया, जैसा कि अक्का ने कहा है कि वो हमारे अन्ना हैं, बड़े भाई हैं, और जिन्होंने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने अपनाया और इस कार्यक्रम की बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों में हमारा सहयोग किया। मैं पूरे सम्मान के साथ हमारे तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे भाई अन्ना बंडी संजय गारू जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की जोश में आना, जोश नहीं है क्या? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम। सबको सादर प्रणाम। राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारा दीदी वनती श्रीनिवासन जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी सीनियर लीडर श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरा बहन डीके अरुणा जी, सोशल मीडिया का कन्वीनर मेरा भाई अमित माल्या जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता मोती जी, और मंच पर बैठे हुए बहनों और पूरा सोशल मीडिया का प्रभारी बहनों, आपका तेलंगाना क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है। तेलंगाना एक पावन भूमि है। तेलंगाना ये साकार होने में हमारा तेलंगाना का चिन्नम्मा बोले तो छोटी माँ स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा योगदान है तेलंगाना साकार में। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। सैकड़ों लोगों ने बलिदान के वजह से यह तेलंगाना राज्य साकार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लिए और बीजेपी का झंडा लहराने के लिए बहुत सारे लोग ने अपना प्राण त्याग किया है। यह विचारधारा के लिए सैकड़ों राष्ट्रीयवादी नक्सलियों के हाथ में जान गंवा दिए। हम उनके बलिदानों को बेकार होने नहीं देंगे। समझ पा रहे ना? कोई गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं है ना? जी जी थैंक यू। पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे।
आज यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस बड़ी वर्कशॉप को देकर हमें और प्रेरणा मिल गई है। मुझे ये अवसर प्रदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतागण और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वनती श्रीनिवासन जी को हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना। हमारे बीच में हम बहुत ही सम्माननीय बहन उपस्थित हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और तेलंगाना का गौरव है। ऐसी मैं आदरणीय बहन DK अरुणा जी को विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो अपना आशीर्वचन हम सब बहनों को दें। मंच पर बैठे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम जी और महिला मोर्चा इंचार्ज भी है, और हमारा महिला मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट वनती श्रीनिवासन जी और राष्ट्र तेलंगाना स्टेट महिला मोर्चा प्रेसिडेंट गीता मूर्ति जी और हमारा स्टेट भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अध्यक्ष बंडी संजय जी एंड नेशनल मीडिया सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालिया जी और सुजाता पाड़ी जी, सुश्रू नीतू दुबास जी और मंच पर बैठे अपने बहन और सामने भी जो बैठे मीडिया और सोशल मीडिया इंचार्ज जो डिफरेंट स्टेट से आए, जो मेरे पूरे साथियों को सबको तेलंगाना में यहाँ पे तेलंगाना में जो आप सबको इस कार्यक्रम में बुला गया, हम ये सब वनती श्रीनिवासन जी को यहाँ पे महिला मोर्चा का पूरा मीडिया और सोशल मीडिया का जो ट्रेनिंग का यहाँ मिल रही है, हमको इससे आप सबसे मिलने की बहुत खुशी है। इस आप सबको स्वागत करती हूँ। और आजकल तो अभी तो मालूम है हम सबको सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस। यहाँ जो बैठे हैं सब लोग तो मीडिया और सोशल मीडिया के इंचार्जेस बन के नए टीम भी बन के आए हैं, तो हम लोगों का पूरा ये जिम्मेदारी होती है। अभी पूरा देश में जो बीजेपी का और अपना प्रधानमंत्री अपना लीडर नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर गांव तक हर बूथ तक नीचे तक ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हर गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के बारे में और अपने पार्टी के लीडरों के बारे में, अपने पूरे जहां भी कौन से भी डेवलपमेंट, पार्टी का डेवलपमेंट हो और पार्टी का कार्यक्रम हो और नेशनल लेवल में अपने नरेंद्र मोदी जी जो भी डिसीजंस ले रहे, रिफॉर्म्स ला रहे, उसके बारे में प्रोग्राम्स जो वेलफेयर का स्कीम हो या डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो, हर चीज जो नीचे तक ले जाने में अपना पूरा लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस विषय पर मैं देखती हूँ आजकल सोशल मीडिया इतनी मतलब गांव में एक घर में जो अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे नहीं भी है, वो लोग भी आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, वो लोग भी आज स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। उसके द्वारा हम लोग पूछा हर गांव में हर घर तक ये सोशल मीडिया से अपन पहुंच सकते हैं। और ऐसी महत्व काम अपने यहाँ इतने सिस्टर्स जो बैठे हैं, आप लोगों की इतनी अच्छा मौका मिला अपने पूरी तरह से हर घर तक मोदी जी का जो गवर्नमेंट ले रहे हैं वो डिसीजन पहुंचाए। और स्पेशली आज जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो चल रहा है, हर घर में वैक्सीनेशन लेने की इंपॉर्टेंस भी अपने को पहुंचा रहे हैं। और ये वैक्सीनेशन के बारे में कितना नेगेटिवली
अपोजिशन पार्टीज ने किया, अपने हम सबको मालूम है। वो पूरा जो वैक्सीनेशन लेने से उसे कुछ अच्छे के अलावा बुरा हो सकता है बोल के जो प्रोपेगेंडा किया गया है, उसके बारे में भी अपने सोशल मीडिया में बहुत अच्छी तरह अटैक करा। और हर गांव में जाना चाहिए, हर एक को वैक्सीनेशन को करने के लिए भी अभी सोशल मीडिया में पूरे तक ले जाने के लिए अपनी कोशिश करना है हम सबको। क्योंकि यहाँ जो सब लोग वनती श्रीनिवासन जी तो पूरे बताए कैसे कैसे चाहिए वुमेन लीडर्स। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं तेलंगाना से हूँ, मैं इससे पहले कांग्रेस में थी। मैं कांग्रेस में 3 बार एमएलए थी, मंत्री भी थी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। तो 19 के पहले मैं बीजेपी में ज्वाइन करी। मुझे महबूबनगर पार्लियामेंट से लड़ाया हमको, पार्लियामेंट में मैं कंटेस्ट भी करी थी और थोड़े वोटों से हार भी गई थी। बहुत शॉर्ट टाइम था मेरे को टाइम लोगों तक पहुंचने में, और सिंबल मेरे पार्टी चेंज करने का भी सोशल मीडिया का की रोल रहा। अगर सोशल मीडिया इतनी एक्टिव होती, मैं कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन करने का वो पूरा रीच होता था। मगर उतना एक्टिव सोशल मीडिया नहीं था, बस 1-2 साल पहले भी। अभी तो इतने एक्टिव हो गए सोशल मीडिया, तो हम सब यूज करके मेरे को आज पार्लियामेंट में कंटेस्ट करी और नेशनल लेवल में मुझे वाइस प्रेसिडेंट में पार्टी ने जो मौका दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने हमको मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनने के जो मौका दिया। आज वुमेन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर कैबिनेट में कितने लोगों को वुमेन को बनाया आप जानते हैं सब लोग। सो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे वनती श्रीनिवासन ने कहा, अपने काम करना है, अपने दिखाना है। वो काम दिखाना है कि हर घर मोदी पहुंचे, हर घर बीजेपी पहुंचे, हर घर हर काम पहुंचे। तो उसमें आप लोगों का पूरा साझेदारी रहे। तेलंगाना के तरफ से हम लोग पूरा इस सोशल मीडिया में हम लोग पूरी तरह से यहाँ महिला मोर्चा को हम पूरा साथ देंगे। तो आप लोग यहाँ तक जो आए आप सबको, और एक बार हैदराबाद का पूरा एक बार चक्कर मार लो। और तेलंगाना जो हैदराबाद बहुत फेमस है ये सिटी सबके लिए और सब चीजों के लिए। सो आफ्टर योर मीटिंग यू कैन स्टे फॉर ए डे एंड यू कैन एंजॉय हैदराबाद। थैंक यू। मीकू कला कृता जन तलु अरुणा अक्का, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जानी मानी हस्ती, जिन्हें अक्सर हम जब टीवी पर देखते हैं तो हमारी उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो बहस है, वो देखकर हम गद हो जाते हैं। और उनको देख के ऐसा लगता है कि काश हमें भी ऐसा बोलना आता, काश हमें भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते जिनको सुनकर हमें भाषण देना आता है। ऐसे आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी, कदम कदम पर हमें मार्गदर्शन देने वाले बहुत सहज सरल ऐसे आदरणीय भाई साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महिला मोर्चा के प्रभारी हैं, उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। भारत माता की। अभी पीछे 2-4 लोगों ने बोला नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत मेहनत की है इन्होंने, तेलंगाना वालों ने, ये सब करने के लिए, इसलिए यहीं पर ही रहो, बाहर नहीं जाना। भारत माता की। आज इस भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मीडिया और सोशल मीडिया की एक वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन बनाती श्रीनिवासन जी, हमारे मध्य में हमारी साथी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन अरुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजय बंडी जी। जब संजय जी बोल रहे थे तो कह रहे थे मेरी हिंदी कैसी है,
क्योंकि मैंने वेंकैया नायडू जी को भी सुना है कि प्रदेश में दिल्ली का हूं, तो दिल्ली के प्रभारी थे वो, पहले नए नए गए थे। वो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते थे, हम बोलते थे हिंदी बोलो, बड़ी मीठी लगती है आपके मुंह से, और वो हिंदी में बोला करते थे। और हिंदी, और जब किशन रेड्डी जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो मैं भी मोर्चा में ही काम करता था, हमारा उनका कमरा साथ साथ ही था, तो वो भी ऐसे ही बोला करते थे। तो संजय जी, आज आपने हिंदी शुरुआत की है, तो ये हिंदी आपको दिल्ली तक लेकर जाएगी, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? हाँ। हमारे मध्य में उपस्थित यहाँ की प्रदेश की अध्यक्षता बहन गीता जी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री इंदु गोस्वामी जी, महामंत्री दीप्ति रावत जी, सुखप्रीत कौर जी, और अभी हमारे मध्य में आए हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, जो अभी कह रहे थे ना आप लोग, हम सब गदगद हो जाते हैं। आप गदगद हो जाते हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस की गाली यही खाते हैं। आप सुनोगे टीवी पर भी गाली देते हैं इनको, नहीं पीछे नहीं, टीवी पर भी देते हैं इनको। ये इनकी हिम्मत है, तालियां बजाइए इनकी हिम्मत के लिए, शाबाश। हमारे सोशल मीडिया को देख रहे आदरणीय अमित मालवीय जी, और मैं सोशल मीडिया की ताकत अपनी एक लाइन में बता दूंगा कि अगर जैसा आज सोशल मीडिया है, आजादी के समय सोशल मीडिया ऐसा होता हमारा, जैसे हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दे रहे, तो हम जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बनने देते, अगर सोशल मीडिया हमारा ऐसा होता। क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। उस समय खाली ट्रांजिस्टर रेडियो हुआ करता था, आकाशवाणी से समाचार आया करते थे, उनके हाथ में था, अखबार भी उनके हाथ में था। इसलिए देश की आजादी शहीद भगत सिंह ने दिलाई, चंद्रशेखर जी ने दिलाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई, अनेकों को महापुरुषों ने त्याग और तपस्या की है। लेकिन क्योंकि मीडिया उनके कब्जे में था, इसलिए सारा क्रेडिट नेहरू के खाते में जाता रहा, इसलिए वो 50 साल शासन कर गए। और यही कारण है आज मैं अब वादा करता हूं 50 साल तक कांग्रेस तो आएगी ही नहीं। हमारे महिला मोर्चा की प्रभारी सुश्री नीतू दवास जी, सोशल मीडिया को श्रीमती सुजाता जी, और जितने नाम मेरे को लिखे वो आ गए, बाकी सब अन्ना और अक्का जी। हो गया सारा है? ठीक। बंदो ये सही बात है। आज सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में और मीडिया की ताकत ही है कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, देवदुर्लभ कार्यकर्ता जो काम करते हैं, हम जन जन तक पहुंचाने में सक्षम रहते हैं। मैं महिला मोर्चा के प्रभारी होने के नाते ये आपको वादा भी करता हूं कि महिला मोर्चा के द्वारा और महिला मोर्चा में महिलाओं के द्वारा जो हम देश का भविष्य देख रहे हैं, एक बहुत उज्जवल भविष्य में दिखाई दे रहा है। आने वाली राजनीतिक लड़ाई कोई धरना प्रदर्शन से नहीं होने वाली है। आने वाली लड़ाई कोई बड़ी बड़ी स्पीचों से नहीं होने वाली है। आने वाली लड़ाई अगर होने वाली है तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से होगी। आज नहीं है किसी के पास समय, किसी भाषण सुनने के जाने के लिए, मैदान के अंदर जाने के लिए, धरना और प्रदर्शन के लिए समय नहीं है। सभी लोग टीवी के सामने बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज आप अपने क्षेत्र में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं है, पूरे विश्व के अंदर आपकी पहचान होती है इसके माध्यम से। आपके विचारों को, गुणों का गुणगान होता है इसके से, और इसको हमारी पार्टी ने पहचाना है। क्योंकि जब आप मौका दोगे तो हर वर्ग आगे बढ़ता है, और महिलाओं ने करके भी दिखाया है। इसका ताजा ताजा उदाहरण ओलंपिक है। एक अवार्ड आ गया है और दूसरा भी महिलाओं द्वारा आने वाला है। तो इसलिए मौका मिल रहा है, आपको प्राथमिकता के बिहाफ पर वो कार्य करके दिखाना है।
और आपने देखा होगा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं मंत्रियों का अभिनंदन देख रहा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने 11 मंत्री बनाई, उसमें मंत्री वही नहीं थी, खाली महिला बाल विकास ही नहीं थी, विदेश मंत्रालय। मैंने अब जब मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भी कहा था कि निर्मला सीतारमन जी को पहले उनको रक्षा मंत्री बनाया था। जब जेट पर बैठकर वो गई थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता, विश्व के अंदर पहली बार रक्षा मंत्री महिला बनी है तो हिंदुस्तान में बनी है। और जब वो जेट पर बैठ के जा रही थी तो एकदम दुर्गा लग रही थी बिल्कुल। मैंने वहां पर भी कहा था, मैं कहा दुर्गा लग रही थी लेकिन हिंदुस्तानी नहीं डरते, पाकिस्तान और चाइना डर रहा था। लेकिन हमारे लिए तो आज वित्त मंत्री है, लक्ष्मी की देवी है, विदेश राज्य मंत्री, इंडस्ट्री मंत्री, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंत्रालय उनको दिए गए। ये आदरणीय मोदी जी की विश्वसनीयता है महिलाओं के प्रति। और मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोको पायलट सुरेखा यादव ने हमारा गौरव बढ़ाया है, हमारा पायलट लेफ्टिनेंट भावना कांत ने हमारा गौरव बढ़ाया है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं मान के चलता हूं जिस सनातन धर्म के अंदर महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो फिर दोहराने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सनातन के अंदर, भारत हमारे धर्म के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है महिला को द्वितीय स्थान दिया हुआ। हमारे यहां तो अगर देवी देवता भी होते हैं तो उसमें भी अगर आप देखोगे, सीताराम बोलते हैं, राम सीता कोई नहीं बोलता, सीता को पहले बोलते बाद में राम को बेचारे को बोलते हैं ना। गौरी शंकर बोलते हैं, शंकर जी बाद में आते हैं, पहले गौरी आती है। राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण जी कोई नहीं, राधे राधे। आप जाओगे वृंदावन जाओगे तो राधे राधे ही करते दिखाई देंगे सारे बेचारे, कोई कृष्ण जी नहीं करता होगा, राधे 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 राधे। लक्ष्मी नारायण जी पीछे, लक्ष्मी पहले है। हमारे यहां हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब समय है, ये काल है, मोदी जी काल के अंदर महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत बड़ा मौका है। और उसका परिणाम है कि आज बनाती जी के कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा, बहुत अच्छा शुभ कार्यकाल है इनका। आते ही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो विधायक भी साथ के साथ बन गई हैं। और विधायक ये नहीं कि भाई 10 में से 1 बनी है, 4 विधायक बने तो 2 महिलाएं उसमें, 2 महिला ना, 50% है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं बार बार यही कहता हूं, मंच पर देखता हूं कितनी महिलाएं, क्या उनको 30% भी भागीदारी दे रहे हैं, नहीं दे रहे आप? तो इसका मैं, मेरे प्रभारी क्षेत्र है, मैं चंडीगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, मैं बोलता हूं उनसे सुधार आएगा। कमी महिला कार्यकर्ताओं की भी है, और वो बीजेपी की वजह से नहीं है, जेंट्सों की वजह से नहीं, आप ही की वजह से। क्योंकि सास का झगड़ा बहू से होता है, बहू का ससुर से कभी नहीं होता जी। नंद बाबा जी का होता है, नंद भाभी का होता है ना, जेंट्स से किसी से नहीं होता झगड़ा जी। झगड़े के लिए तो पति ही होता है खाली। इसलिए महिलाओं का, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना आपका काम है। ग्रुप बनाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं उसको जोड़िएगा। एक काल चल रहा है, बहुत अच्छा काल है, इसमें लोकल बॉडी के अंदर 50% के 33% आरक्षण दिया गया है। महिला आ रही हैं, कुछ घूंघट करके आ रही हैं, कुछ पति काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर वो सबको पीछे छोड़ देंगे, इतना ज्यादा सहन नहीं होता किसी से भी। ये मौका इतना अच्छा है कि आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जहां जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मैं करीब करीब 77 में जब मैं कॉलेज के अंदर था, 78-77 में, जब से ही मैं कहता आ रहा हूं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता। मुझे पता नहीं था क्यों कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और वाकई में सही बात है। हमारे पास प्रतिभा जब भी देव दुर्लभ कार्यकर्ता की थी, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो नेतृत्व तो हमारा उस समय भी बहुत अच्छा था। आज जहां पर हम बैठे हैं, ये हैदराबाद गवाह है उस चीज का, हमारे नेतृत्व का।
जब देश आजाद हुआ था बहुत बड़ी शरारत की गई थी। इन गांधी खानदान का पहले भी वही काम था, देश का टुकड़े करना, आज भी देश के टुकड़े करना था। ये देश के टुकड़े नहीं होते। गांधी जी ने तो कहा था कि देश का विभाजन होगा तो भी लाश पर होगा, लेकिन एक आदमी की जिद के कारण देश के टुकड़े कर दिए गए। और उसी व्यक्ति के कारण यह हुआ कि उसने कहा कि पूरा देश के अंदर आजादी के बाद जब ये कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि जो भी रियासत किसी देश के साथ जाना चाहती है जा सकती है, अलग रहना चाहिए अलग रह सकती है। जब सारी रियासतें इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया, तो उसमें 2 रियासतें ऐसी थी, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इनको मैं सोल्व करूंगा। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आज का जैसा हमारे पास नेतृत्व है, वैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हम वहां पर उस समय मजबूत खड़े हुए थे। और उन्होंने बड़ी चालाकी से 2-3 दिन फोन बंद रखकर किस प्रकार से यहां के निजाम को दबाव डालकर डराकर इस हैदराबाद को भारत के अंदर जोड़ने का काम किया था। इसलिए हमारे देशभक्त कार्यकर्ताओं की वजह से आज हैदराबाद तेलंगाना देश का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जवाहरलाल नेहरू थे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए जम्मू कश्मीर बना हुआ था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी टेकल कर रहे। और उनके कारण से क्या हुआ, आतंकवाद की जननी हो गया। और आतंकवाद से हमारा आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हुई, तो आतंकवाद के पूर्ति के कारण हुई। और आज भी समस्या बना हुआ है, ना वो यूएनओ में जाते, ना ये समस्या खड़ी होती। लेकिन हमने सबको, हमारे अच्छे आज के नेतृत्व ने, जिसको कहते थे 370 नहीं हट सकती है, 370 हटाई नहीं, बल्कि कश्मीर को हम दावा करते हैं। आज की तारीख के अंदर बताता हूं मैं कि आने वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा अभिन्न अंग होगा। पहले वो हमारे कश्मीर की बात करते थे, आज वो उसको बचाने की बात करते हैं पाकिस्तान वाले। देरी खाली इसलिए लग रही है, पहले लड़ाई हुआ करती थी तो टैंक चला करते थे, फौजी लड़ा करते थे, हवाई जहाज उड़ा करते थे, बमबारी हुआ करती थी। लेकिन 8-10 साल से जो लड़ाई चल रही है वो हमारे देश के अंदर रहने वाले जयचंद लड़ रहे हैं हमारे से। अब उनकी टैंकों की जरूरत नहीं है, चाइना ने और पाकिस्तान ने जयचंद ढूंढ लिए और वो जयचंद उनका काम कर रहे हैं। और जो जहां पे लीडर कहलाते हैं वो चाइना और पाकिस्तान के अंदर हीरो होते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा देखने का काम है। और ये कैसे इनका पर्दाफाश होता है, ये सोशल मीडिया और मीडिया ही है जो कामयाब नहीं हो पा रहे, इसके कारण से ही कामयाब नहीं हो पा रहे। और जो हम देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते मुझे समझ में नहीं आता क्यों का नहीं आता। लेकिन इस कोरोना काल ने बता दिया, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टे एट होम, तो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने स्टे एट होम कहा, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूं, कांग्रेसी और विपक्ष के दल हमारी कोई बात नहीं सुनते। मैं कहा मोदी जी अगर उनको हलवा भी खिलाएंगे कि कहेंगे मीठा हलवा है, तो कहेंगे नहीं हलवा तो फीका है, चीनी मीठी है इसके अंदर। विरोध करने की भी कोई सीमा होती है। लेकिन स्टे एट होम का पूरा पालन किया उन लोगों ने। 1.5 साल घर से नहीं निकले, ना अपने मतदाताओं को देखा। लेकिन मेरे देश दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। जब मैं किसी कार्यकारिणी में जाता हूं, क्योंकि मैं 3 राज्यों का प्रभारी हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं, हरियाणा से राज्यसभा सांसद हूं, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी रहा हूं, तो अधिकतर जगह जाना होता है। लेकिन जिस समय वो शोक संदेश पढ़ते हैं कार्यकारिणी से पहले, जब वो नाम लेते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये कोरोना जैसी महामारी जिसके कारण हम सब बचे हैं, इसमें हमारे करोड़ों लाखों भारतीय जनता पार्टी के बलिदानी कार्यकर्ताओं का योगदान है। हमारे केंद्रीय मंत्री
प्रदेशों में मंत्री, जिलों में कार्यकर्ता, प्रदेशों के कार्यकर्ता, एक बड़ी सूची है और सूची बढ़ रही है। ये नहीं कि आज हमने रोक दिया अपने आप को काम करने से। हमारी माताएं, बहनें, मुझे दिल्ली की एक बहन है गोयल, क्या संतोष गोयल, बेचारी 5 लाख फेस मास्क उसने अपने पास से बना कर दिए और कोरोना पीड़ित हो गई। कोरोना के कारण उसकी बेचारी की डेथ हो गई। प्रदेश की मंत्री थी हमारी दिल्ली की। मैंने देखा कोरोना के अंदर कहीं मुझे फर्क नहीं दिखाई दिया महिला और जेंट्स का। हमारे हरिद्वार की मेयर, पूर्व मेयर रही है, उसका परिवार का व्यक्ति बीमार था, हॉस्पिटल के अंदर बीमार था, 2 रेमडेसिविर लेके खड़ी हुई थी वो। उसने अरेंजमेंट किया बेचारी ने कहीं से, लेकिन उसने देखा हॉस्पिटल में खड़े हुए एक महिला रोती हुई आ रही है कि मेरा पति मर जाएगा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहे। उस कार्यकर्ता ने 1 रेमडेसिविर उसको दे दी, उसके पति की जान बच गई। ये कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मुझे ध्यान आता है, क्योंकि इस व्रत लेने के काम को मैं ही देख रहा था, मुझे ध्यान आता है एक कार्यकर्ता ने बताया मेरे को, महिला कार्यकर्ता, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं का इतना क्षेत्र में काम है, इतनी मेहनत कर रखी है उन्होंने कि अगर क्षेत्र में अगर महिला को समस्या होगी, अगर ढूंढते ढूंढते कड़ी जोड़ते जोड़ते कोई हल करने वाली होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगी, अदरवाइज कोई नहीं होगी। एक महिला के पति के, प्रवासी कार्यकर्ता के पति की डेथ हो गई। किसी प्रकार से उसने वैन के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर रखकर उसको डेड बॉडी को लेके गई शमशान घाट। वहां जाकर, क्योंकि हर आदमी ने अपना अपना काम था, 5,000 रुपए वो मांगने लगा डेड बॉडी लाने के। उसने फोन किया एक दो जगह फोन करने के बाद हमारी कार्यकर्ता ने कहा नहीं मैं आ रही हूं। वो बेचारी शमशान घाट गई और जाकर जिस प्रकार से उसने हालत देखी, उसने उसको डांटा और खड़ा रखा, और खड़ा रखने के बाद उसने कहा कि यार चलो आप चिंता मत करो, इसके पैसे की आप डेड बॉडी को अंतिम संस्कार मैं कैसे करूं। अकेली महिला थी वो। उस महिला ने, हमारी कार्यकर्ता ने 4-5 महिलाओं को बुलाकर लक्कड़ भी अपने पास से खरीदवाई और अंतिम संस्कार कराने का भी काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने। इसलिए आज ये कहना कि महिला और पुरुष में कोई फर्क है, मैं नहीं मानता। जिस गति से हम कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और बंधुओं, आज जिस प्रकार का हमें नेतृत्व मिला हुआ है, हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बन जाता है। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, मुझे तो पूरा विश्वास है उनके जीवन पर, क्योंकि जो व्यक्ति को आप आरोप लगाते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि अडानी और अंबानी, बताइए जिस पर जो व्यक्ति 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और 7 साल आज प्रधानमंत्री बने हो गए हों, उनके भाई आज भी परचून की दुकान चलाते हैं, पतंग की दुकान चलाते हैं, 4th क्लास की नौकरी करते हैं, और मां भी 10 बाई 10 के कमरे के अंदर रहती है। क्या उसको कोई अडानी अवानी खरीद सकते हैं क्या? जिसने अपनी कमाई का एक एक पैसा गरीबों के लिए खर्च कर दिया हो, कोई कर सकता है? मुझे उन पर बहुत विश्वास है। एक घटना का वर्णन करता हूं मैं। एक हवाई जहाज था, उसको लैंड होना था, और हवाई जहाज को लैंड होते हुए उसको समस्या हुई, और लैंड होते हुए पायलट ने घोषणा कर दी कि मैं किसी कारणवश लैंड नहीं कर सकता। तो जब जहाज लैंड नहीं होता है और कारण होता है, तो उसके बाद में मौत होती है। सारे सवारियां बैठ के रोने लगी। उसमें 60 साल के भी थे, उसमें 30 साल के भी थे, उसमें 20 साल के भी थे। सब रोने लगे, कोई अपने अपने देवताओं को याद करने लगे, फिर वो हमारा क्या होगा, आज तो मौत दिखाई दे रही है सामने। लेकिन उसी के बीच में एक 8 साल की बच्ची बैठी हुई मोबाइल पे गेम खेल रही थी। गेम खेलते हुए हंस भी रही थी। सब लोग रोते रोते उस बच्ची को भी देख रहे थे, कह रहे थे ये बच्ची क्यों हंस रही है, इसको मौत से डर नहीं लगता। एक एक पायलट ने कहा मैं हवाई जहाज को लैंड कर रहा हूं। ठीक हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक हो गया। हवाई जहाज ने लैंड किया। सभी लोगों ने अपने आंसू पूछे और उस बच्ची के पास में गए और उस बच्ची से कहने लगे क्या बात है, तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? हवाई तो लैंड ही नहीं हो पा रहा था, ये तो जल जाता, सब मर जाते।
उस बच्ची की जो जवाब था, कहना हवाई जहाज को मेरा बाप चला रहा था और मुझे अपने बाप पे विश्वास था। देश को मोदी जी चला रहे हैं और हमें मोदी जी पे अंधविश्वास है। और यही कारण है आज की तारीख में ये मीडिया, सोशल मीडिया वालों को भी जानकारी होगी कि सबसे ज्यादा उनको महिलाओं के वोट मिलते हैं। जेंट्स से ज्यादा आजकल महिलाओं के वोट मिलते हैं, युवाओं के वोट मिलते हैं। क्योंकि जनता के अंदर हमने जो कहा था, मोदी जी ने पार्लियामेंट में सर रखते ही, मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगी, वो उसको हम कर कर दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या यह पर्याप्त है जो हम कर रहे हैं, ये इतना ही काफी है क्या? सोशल मीडिया का मुझे बहुत फायदा होता है। मैं जो भी समय मिलता है, गाड़ी में हूं, कहीं भी हूं, मैं उसको देखते रहता हूं, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह देखते रहता हूं। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी था, नड्डा जी प्रभारी थे और मैं उनका साथ में सह प्रभारी था। तो चुनाव के दौरान के अंदर मुझे एक व्हाट्सएप आया, और व्हाट्सएप जब आया था उसके बाद में मैं कई जगह उसको उदाहरण दे चुका, और व्हाट्सएप कमाल का व्हाट्सएप था। उसने लिखा, साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मीटिंगों के अंदर जाता हूं, मीटिंगों में बैठता हूं, जब जाता हूं तो घर वाले गौरव प्राप्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रवादी तो है, मेरा बेटा बिगड़ेगा तो है नहीं कम से कम। और जब मैं जाता हूं 2 घंटे की कह के जाता हूं, मुझे 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, मीटिंग का थोड़ा गैप मिलता है, देखता हूं कुछ फोन आए हुए हैं, कुछ फोन इंतजार के हैं, मां का भी फोन है, बहन का भी फोन है, पत्नी का भी फोन है। जब मैं 2 घंटे की बजाय 6 घंटे बाद जाता हूं तो मेरे से प्रसन्न नहीं होता, लेट क्यों हो गए। उनको मालूम था कि राष्ट्र के काम में लगा हुआ है। और जब मैं जाता हूं तो मेरी बेटी आके गले मिलकर मिलती है, मेरी थकान उतर जाती है। पत्नी या बहन आके कहती है चाय लेकर आऊं क्या, और मां कहती है नहीं मेरा बेटा 2 घंटे के लिए गया था, 6 घंटे हो गए, इसके लिए एक अच्छा खाना बना के देती हूं, तो मेरी और थकान उतर जाती है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री है जो सुबह निकलता है, रात को कमरे के अंदर जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि बेटा थक गया है, चाय लाऊं, आज अच्छा खाना ये लगता है आपको, ये खाना बनाऊं। लेकिन जो मिलता है वो खिचड़ी विचड़ी खा के सो जाता है, और सोते हुए सोचता है मेरे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे। वो सोते हुए सोचता है आजादी के 70 वर्ष बाद तक भी शौचालय नहीं है, हमारी माताएं बहनें शौच के कारण बीमार हो जाती हैं, अंधेरे का इंतजार करती हैं, इनको शौचालय कैसे बनेंगे। आज भी 70 वर्ष बाद घरों के अंदर गैस नहीं है, लकड़ जलानी पड़ती है, धुएं के कारण बीमार हो जाती है, कैसे मैं अपने देश की माताओं और बहनों को बचाने का काम करूं। आज भी पोषण के कारण मेरे देश के अच्छे अच्छे नागरिक विकलांग हो रहे हैं। जो बच्चा पैदा होता है विकलांग होता है, किस प्रकार से मैं इनको पोषण दे सकूं, खाना दे सकूं। अमीर आदमी 7-7 इंजेक्शन लगाकर अपने बच्चों का भविष्य बचा लेता है, लेकिन गरीब माँ बाप नहीं बचा पाते। और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, ये मेरे भी बच्चे, मैं इन बच्चों का भविष्य कैसे बचा पाऊंगा। वो चिंता करता है कि आज भी 70 बाद भी लोग अंधेरे में जी रहे हैं, इनको कैसे उजाला प्राप्त होगा। रात को सोचते सोचते सो जाता है, फिर सुबह निकलता है, फिर यही काम, फिर रात होती है, फिर सो जाता है, फिर यही काम। किसके लिए करता है? मेरे देश के लिए करता है। क्या यह देश मोदी जी का ही है क्या? किसका देश है? हमारा देश है। हम कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं? हम इतने लापरवाह क्यों हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं इसके लिए। कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को मकान दे सकते हैं, दुकान दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, लेकिन क्या 15-20 साल बाद ऐसा वातावरण दे पाएंगे कि वो अच्छे मकान के अंदर रह पाएगा?
क्या वो अच्छी नौकरी कर पाएगा? क्या वो अच्छे बच्चों को पाल पाएगा? आप कम से कम कश्मीर में रहने वाले 5 लाख पंडितों की तरह मत सोचो। उनके सेब के बाग हुआ करते थे, स्नोफॉल हुआ करती थी, बड़े बड़े बंगले थे, राजाओं की तरह रहते थे, देश के बारे में नहीं सोचते थे, समाज के बारे में नहीं सोचते थे। आज टेंटों में रहना पड़ रहा है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम किसी को नहीं सौंप सकते। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए ये जिम्मेदारी हमारी है। आज हमें ढूंढना है उनको जो देशद्रोही ताकतें मोदी जी को कमजोर करना चाहती है। मोदी जी का पूरा जीवन देश के लिए समाहित है। आज उन ताकतों को खड़े नहीं होने देना है हमने। हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। आज एक एक योजनाएं आप देखिए, मोदी जी योजना लेकर आए हैं, वो सभी उल्लेख और भी आगे वक्ता करेंगे, मैं ज्यादा योजना में नहीं जाऊंगा। जिम्मेदारी वहन करने वाले को ही मिलती है। आपने देखा होगा घर के अंदर 4 बच्चे होते हैं तो कभी कभी तीसरा बच्चा जो होता है वो मैच्योर होता है, सब मां कहता है ये संभाल लेगा समाज को। जो संभाल सकता है उसको जिम्मेदारी मिलती है। इसलिए आपको अग्रणी होकर ये जिम्मेदारियों को संभालना होगा। मुझे ध्यान है कि महामंत्रियों की बैठक एक प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे ली थी और उसके अंदर जब वो बोले उनके मन में चिंता थी बहुत बड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ सदस्य वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज देश की कोई भी समस्या का समाधान और हल बिना मोदी जी के नहीं होता है। आज देश को हमने वो गौरव दिया है कि जो सऊदी अरब, बाहर विदेशों में मुस्लिम कंट्रियों के अंदर जाया करते थे, कोई रामायण की अच्छा छोटा सा गुटका या हनुमान चालीसा जेब में लेके नहीं जा सकता था, लेकिन आज सऊदी अरब में भव्य मंदिर बनाने का काम हम कर रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि हम राम मंदिर बना सकते हैं। हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से वो लटका हुआ था। हमने भी कभी भी समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम नहीं किया। हमने ऐसी राजनीति नहीं की जिस प्रकार से कांग्रेस किया करते कि संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, मनमोहन सिंह जी ने कहा था। हमने अगर गैस बांटने का काम किया है तो एक कोने से किया है, दूसरे कोने पे खत्म किया है, चाहे उसमें मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, जाति किसी की धर्म हो, कोई भी हो, हमने सबको देने का काम किया है। हमें मालूम है हमें मजबूत भारत बनाना है और मजबूत भारत जब तक नहीं बन सकता यहां पर रहने वाला नागरिक मजबूत नहीं होगा। हम जो 7 इंजेक्शन देते हैं इंद्रधनुष के माध्यम से इसलिए नहीं देते कि मां बाप का बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, बीमारी से दूर होगा। हम इसलिए देते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक स्वस्थ पैदा होगा, मेरे देश का नागरिक स्वस्थ होगा, इसलिए देते हैं। हमने गैस इसलिए नहीं दी कि रोटी पकाने के काम आएगी। हमने वो गैस इसलिए दी कि मेरी माताएं बहनें किसी प्रकार से लकड़ काटने जाती हैं। हर गांव के अंदर जाके देखिएगा 1-2 महिलाएं मिल जाएंगी आपको जिनके पैर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूटी होगी, लकड़ काटने गई थी, गिर गई, चोट लग गई, गैस की उसके धुएं की बीमारी के कारण मर गई है, बच्चे भी अनाथ हो गए। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए दिया है। महिला पढ़ाओ, महिला बचाओ, ये महिला सशक्तिकरण है। अनेक योजनाएं, योजना सरकार बना सकती है, योजना को अफसर लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन हमने करना होगा। हमको अपने आप को खपाना होगा उसके अंदर, तब वो सारा होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमको एक सोच अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आज विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी पे अनेक रिसर्च हो रही है, सोच भी हमें अंतर्राष्ट्रीय ही बनानी होगी। हमें छोटी सोच से आगे निकलना होगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पे हमारी मान्यता है, सबसे ज्यादा अवार्ड मोदी जी को मिले। आज भी सोशल मीडिया या कोई भी चीज जो मोदी जी छाए होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसी प्रकार से सोच डेवलप करनी होगी। हमें अपने विचारों को भी आगे बढ़ाना होगा। और उसको बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा, आप टीवी मत देखो, अखबार मत पढ़ो,
लेकिन आप मोबाइल खोलते हैं तो आपको करंट जानकारियां हाथ के हाथ मिल जाती हैं कि देश के अंदर क्या हुआ है। इतना सोशल मीडिया है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और हो सकता है। ये जगह खाली है, बहुत बड़ी, इतनी खाली है कि अगर आप उसको अपने क्लेवर से भरना चाहें तो भर सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जनसंपर्क कैसे बढ़ाएं? प्रधानमंत्री की एक एक योजना सारी जनसंपर्क बढ़ाने के लिए आती है जी। मन की बात है, ई चिंतन है, अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा बनाथी जी से भी कि अपनी टीम में 15-20 कार्यक्रम है, हर एक का एक एक प्रमुख बनाए और वो मंडल स्तर तक, समिति स्तर तक भारतीय जनता पार्टी सेकंड अगर कोई शक्तिशाली संगठन है तो वो महिला मोर्चा है। 50% है। युवाओं की तो सीमा भी है, 35 साल से नीचे वालों। आपको बहुत बड़ा जगह पड़ी हुई है जिसको भरना है आपको। आज महिलाएं डिबेट में बहुत आती हैं जी, और संबित जी का तो आजकल वो कांग्रेस की एक महिला आती है, उससे बड़ा नोकझोंक चलती है, बहुत ज्यादा चलती है उससे। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय के अंदर आप कोरोना जैसी महामारी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक महामारी हमारे बीच में आई है, इसको आप सोशल मीडिया से ही लड़ सकते हैं। आपको समझाना होगा, समझना होगा। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 104 डॉक्टर कोरोना के कारण मरे थे दिल्ली के अंदर। एक मुस्लिम डॉक्टर, मुझे मुस्लिमों से परहेज नहीं है, मुस्लिम भी हमारे देश का नागरिक है, डॉक्टर भी हमारे देश का नागरिक है। एक मुस्लिम डॉक्टर को 1 करोड़ रुपया देना और 103 लोगों को ना देना, कोरोना से बच जाओगे, इस बीमारी से कैसे बचोगे आप लोग? ये चुनौती है हमारे सामने। पंजाब से मेरे पास है, पंजाब में ड्रग्स बेच रही है सरकार, ड्रग्स बिकवा रही है, युवाएं का भविष्य खराब हो रहा है। किसान आंदोलन के बहाने से सारे कैसे कैसे लोग वहां जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सब मालूम पड़ता है हमारे संस्कार और संस्कृति का किस प्रकार से हनन हो रहा है। टूल किट को बारे में आप पढ़ेंगे, मालूम पड़ेगा आपको कि टूल किट के माध्यम से आज केरल के अंदर 22,000 20,000 करीब केरल के अंदर आ रहे हैं पेशेंट कोरोना के। हमारा उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर, महाकुंभ के अंदर कभी भी 10,000 से ऊपर नहीं हुआ, और उसके बाद में पहले 8,000 2,000 3,000 ऐसे रहा है। लेकिन एक महीने महाकुंभ हमारे संस्कृति को बदनाम करने को किया, लेकिन कोई केरल की बात करता है क्या? आज कोई बात नहीं करता। कौन करेगा? ये सब सोशल मीडिया के सत्र से प्लान हो रहा है कि हमारी संस्कृति पर किस प्रकार से कुटारघात हो रहा है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को बदनाम करने का कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं, बहकना नहीं है। हमारे एक मुख्यमंत्री ने कह दिया कि फटी हुई पैंट बच्चियां पहनती हैं, अच्छा नहीं लगता। उसके ऊपर टूट पड़े सारे के सारे। क्या गलत कह दिया? एक बाप बेटी के बाप ने तो यही कहेगा, जवान बेटी उसके घर में तो यही तो कहेगा वो बेचारा, वो क्या गलत कह दिया उसने। लेकिन कुछ लोग जो अपनी बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं, लेकिन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं देश की। हमें कहां बहकना है, कहां नहीं बहकना है, इसका आकलन करना है। बराबर का मुकाबला है, और आने वाले एक समय के अंदर ये मुकाबला बढ़ने वाला है। ये पार्टी ने इसी पर ही लड़ना है सारा का सारा। कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, काफी नए नए प्लेटफार्म आते आ रहे हैं। उसमें अभी हमारे 2 योद्धा मीडिया और सोशल मीडिया के यहाँ पर बैठे हैं, 2 बहनें भी बैठी हुई हैं जो इस पर काम कर रही हैं। वह भी आपको लगातार इस पर बताएंगे। मैं पुनः बनाथी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जल्दी ही ये कार्यशाला बुलाकर, और जितनी उपस्थिति मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हर प्रांत का अलग अलग में सब लोग दिखाई भी दे रहे हैं,
ये बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप भी अगर 2 हैं तो 100 बनो, तब हल होगा। 2 के अगर 3 रहोगे तो कोई हल नहीं होने वाला है। जितना बढ़ाओगे जगह बहुत खाली है, भरने की जरूरत है। आप देखिए ना, 30% पार्टी ने कहा है, कहाँ है मोर्चों में 30% लोग महिलाएं? 8 मोर्चे में कहीं भी 30% महिला नहीं है, आपको नहीं मिलती है। इसलिए उसको भरना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ये भी आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस ऊर्जावान संबोधन के लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं एवं उद्घाटन सत्र को यहीं समाप्त करते हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। उद्घाटन सत्र को समाप्त करते हुए कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो मैं आपको देना चाहती हूं। समय की कमी के कारण जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपके पास है उसमें टी ब्रेक है। अभी हम टी ब्रेक ना करते हुए सीधे हम अगले सत्र में जाएंगे, जिसमें समानांतर 2 सत्र शामिल हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पैरेलल सेशंस, जिसमें कि जिस हॉल में हम बैठे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया की जो वर्कशॉप है वो होगी, जिसे माननीय अमित मालवीय जी संबोधित करेंगे। साथ में हॉल बी है जो कि एडजेसेंट हॉल है, वहाँ पर हमारी जो मीडिया की बहनें हैं वो जाएंगी और उस सत्र को माननीय संबित पात्रा जी संबोधित करेंगे। एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ बहनों, आज इस कार्यक्रम के समापन के बाद जो आखिरी सत्र होगा उसके बाद फोटोज खींचने की हमने व्यवस्था की है, तो अभी सत्रों में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या कोई तस्वीरें लेने का प्रयास आप लोग ना करें। धन्यवाद। संबित जी का जो सत्र है उसमें मैं इंदु बाला जी को आग्रह करती हूँ कि इंदु बाला जी संबित जी, अच्छा ओके, दीप्ति जी संबित जी के सत्र में जाएं और इंदु बाला जी यहीं पर रुकें। Good. 5:55 precise. Vistara.